जय हिंद बच्चों। विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आप इस पुस्तक को देखिए। आप इसे अच्छी तरह से हल कर रहे हैं। गणित कक्षा 10 हमने हम सबों ने त्रिकोणमिति की पूरी चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस तक समाप्त कर चुके हैं। निश्चित है हमारा 1 से 11 तक वीडियो त्रिकोणमिति पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 11 तक वीडियो आप देखिए और सारे समस्याओं को हल कीजिए। चलिए, इस पुस्तक में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं जो है उसी को हल करने वाला हूं। उसी के बारे में चर्चा करूंगा। वास्तविक संख्या कहां से आई, वास्तविक संख्या प्राप्त करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियन ने कितने परेशानियों को झेला। चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, हम सब इस वास्तविक संख्या के इस चैप्टर में कुछ खगोल विद्या के बारे में जान लें, कुछ अपनी हेवनली बॉडी के बारे में जान लें। चांद, पृथ्वी, सूर्य, इसके बारे में जान लें कि आखिर हमारी जो सभ्यता आज इस तरह दिख रही, इतनी खूबसूरत सभ्यता, खूबसूरत जो पूरी दुनिया की जो आकृति है, क्या ऐसा ही था? क्या इस प्रकार की आकृति ही सबसे पहले हमारे पूरे वर्ल्ड में थी? नहीं, बहुत संघर्ष के बाद यह आकृति हमें मिली और ये खूबसूरत दुनिया हमें मिली। यहां तक कि आपका चेहरा भी, खूबसूरत चेहरा, बहुत संघर्ष के बाद और बहुत स्टेप के बाद मिली है। आइए बच्चों, जरा आप देखिए, कल्पना कीजिए कि आज से करीब 4 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई थी, जिसमें कहा गया कि गैसों का समूह मिलकर के और तारे का निर्माण हुआ। गैस मिलकर के एक हेवनली बॉडी, बहुत सारे हेवनली बॉडी का निर्माण हुआ, जिसे ही हमारे वैज्ञानिक आज तक इस रहस्यमयी बातों की जानने की कोशिश में लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन इतिहासकार जो जानकारी हमें देते हैं उसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए, आप तक जानी चाहिए। बच्चों, आज से करीब 4 अरब वर्ष पहले सूर्य से एक छोटा सा टुकड़ा, लगभग 100वां भाग, इसे 100 गुना बड़ा सूर्य है पृथ्वी से, 100वां भाग टूट करके और सूर्य से दूर जा लटक गया। बहुत दूर, कितना दूर? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी पर जाकर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर हमसे सूर्य है, लटक गया। आप बच्चों, आप किसी कई पत्थर चलाए होंगे, पत्थर के टुकड़े को हाथ में लेके जब फेंकते हैं तो उसमें 2 गति होती है। पत्थर का टुकड़ा है, इसमें 2 गति है। एक गति है टुकड़ा इसे घूम भी रहा है और दूसरा गति है कि टुकड़ा जा भी रहा है। अर्थात इसमें भी 2 गति आई। एक हुआ कि ये एक्सिस के सहारे, अक्ष के सहारे ये घूमना शुरू कर दिया और जिसके चलते सुबह और शाम हुआ, सुबह शाम। पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा, पश्चिम पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा, और यही कारण है कि ये एक्सिस के सहारे जब घुमा तो सुबह शाम शुरू हुआ, लेकिन ये इसके चारों तरफ घूमना भी शुरू कर दिया। अर्थात ये चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमने भी लगा, जिसे कहते हैं वार्षिक गति। इसे कहने लगे वार्षिक गति। और ये जो सुबह शाम होने लगा इसको कहने लगे दैनिक गति। दैनिक गति। यही 2 गति के कारण हमारा सृष्टि का निर्माण हुआ। और तब क्या हुआ, इसके बगल में चांद भी इससे बना। चांद के बारे में मैं चर्चा नहीं ज्यादा करूंगा, मैं सिर्फ इतिहास के बारे में, ये पृथ्वी पर हमारी जो आज जो हम नंबर सिस्टम पे चले गए हैं, आखिर क्यों पढ़ना पड़ रहा है, हमारा इतिहास क्या कहता है, कहां से ये सब बातें आई है। आइए, इस पर कुछ नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ हीलियम कण है, हीलियम कण है, और उसी से जिस तरह यहाँ पहाड़ पत्थर है, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, लेकिन हीलियम कण के कारण वहां नाभिक की संलयन होता है, इसके चलते ऊर्जा मिलती है हमें। वही क्रिया हुआ। यहाँ पे 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और यही कारण है कि पृथ्वी दबकना शुरू कर दिया, बॉइलिंग होने लगा पृथ्वी पर, और हजारों वर्ष तक यहाँ पे बॉइलिंग होते रहा। और जो भी ठोस वस्तुएं थी वो सेंट्रलाइज हो गई, अर्थात केंद्र में चला गया, और जो हल्की वस्तुएं थी
वो बाहर आती गई। और यही कारण है कि आज जो लोहे, सोने, चांदी वगैरह जो भी आपको उपलब्ध होता है उसकी और घटना हो सकती है, लेकिन ये भी है कि सेंट्रलाइड में, पृथ्वी के सेंटर में ठोस वस्तुएं ज्यादा आपको मिलती है। आइए बच्चों देखें आखिर क्या हुआ। तो यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइलिंग होना शुरू हुआ, और कहा जाता है कि ये बॉइलिंग होते होते ये लिक्विफाइड हुआ, हीलियम कण से हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, और हाइड्रोजन के बाद कार्बन का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, कार्बन का निर्माण हुआ, और H2O भी बन गया। और H2O का वाष्प जब बन गया तो यही चारों तरफ बादल के रूप में करीब 18 किलोमीटर ऊंचाई पर जाकर के सभी बादल बनकर लटक गया। 18 किलोमीटर ऊंचाई पे जाकर बादल बना, और वही बादल धीरे धीरे जब ठंडा होने लगा तो फिर वर्षा होने लगी, चारों तरफ से वर्षा होने लगी, और ये पृथ्वी पर बारिश हजारों वर्ष तक वर्षा होती रही और पानी पड़ते रहा इस पर। और बच्चों आप याद रखिए कि ये घटना एक दिन की नहीं है, लाखों वर्ष इसमें लग गए। पृथ्वी 4 अरब वर्ष पहले टूटी, लेकिन उसके बाद लाखों वर्ष लग गए, बारिश होते रही। और कहा जाता है कि जब ये बॉइलिंग हो रहा था तो आप हल्का सा घर में हलवा जब बनाते हैं देखते हैं, जब बॉइलिंग होता है, डबकना शुरू होता है, तो उसमें एक गड्ढा गोल बन जाता है वाष्प का, यही H2O वाष्प का, CO2 का गोला बनता है, वो फूटता है, और तब ये गड्ढा भी बनता है, श्रिंग भी बनता है, शिखर भी बनता है, और गर्त भी बनता है। उसी गर्त में जो गर्त था उसमें पानी भरते गया, वो महासागर का रूप ले लिया, और जो शिखर था वही एक हिमालय पर्वत जैसा भी एक उदाहरण है। क्योंकि और घटना हो सकती है, हमारे वैज्ञानिकों ने और सब घटना के बारे में चर्चा किया है, लेकिन हिमालय पर्वत और सागर बनने में ये भी घटना कुछ हद तक सही है। तो चलिए बच्चों, अब जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, हमारी सृष्टि कैसे हुई। सृष्टि ऐसे हुआ कि यहाँ पे मानव जब ये पूरे में पानी, जब बहुत जगह पानी भर गया था, तो उसी में इतिहासकार कहते हैं कि सबसे पहले बिना अस्थि का जीव ने पैदा लिया, अर्थात छोटे छोटे कीटाणु, छोटे छोटे मछली रूपी जो और जीव होते हैं वो भी तैयार हुआ, और हमारे कुछ मछली भी तैयार हुए, और तब पानी में वो रेंगने लगे। इतिहासकार कहते हैं कि चारों तरफ पौधे लग गए, झाड़ियां लग गई। पृथ्वी पर जहां भी 70% पानी, 71% बच्चों आप जानते हैं 71% सिर्फ जल है, और 29% धरातल है पृथ्वी पर। तो इसी पर 29% धरातल पर ही छोटे छोटे पौधे और झाड़ियां तैयार होने लगे। इतिहासकार कहते हैं कि खरगोश भी चलने लगा, और बाद में एक बंदर भी आने लगा, और बंदर जब चलने लगा तो वही बंदर पैदल चलना शुरू कर दिया। बच्चों भले आप ये सोच सकते हैं कि मैथमेटिक्स के चैप्टर में मैं क्या आपको बता रहा हूं, लेकिन जानना भी जरूरी है। आखिर रियल नंबर्स की शुरुआत कहां से हुई, मानव इसे क्यों देखना शुरू किया, आखिर सब हकीकत जानना जरूरी है, आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि आप ही देश का भविष्य हैं। आइए देखिए, सबसे पहले जब पृथ्वी पे छोटे छोटे जीव क्रिएट हुए, छोटे छोटे जीव रहने लगे, बंदर भी आ गए, तो बंदर में एक होमोसेपियंस प्रजाति, होमोसेपियंस एक विशेष प्रजाति थी, जो प्रजाति ने संघर्ष करके, और जो 4 पैर पे चलने वाले बंदर थे उन्होंने उठकर खड़ा होने का कोशिश किया, गिरा, कई बार गिरता रहा, लेकिन फिर भी उठकर खड़े हो गए और 1-2 कदम चलने का प्रयास किया, वही बंदर। और बंदर जब चलने प्रयास किया बच्चों, याद रखनी चाहिए, आपका इतना खूबसूरत चेहरा, हमारी बहनों का, छोटे छोटे बच्चों का, भाइयों का जो खूबसूरत चेहरा है, वह चेहरा 7वां स्टेप में आकर के हमें मिला, और तब हमारे बच्चे, अपने माँ बाप के जो छोटे छोटे बच्चे होने लगे, वो खूबसूरत बच्चे पैदा होने लगे, और तभी हम सृष्टि का यह आविष्कार हुआ। और तब नव पाषाण काल में जाकर के पहिया का, फिर आग का आविष्कार हुआ,
फिर आदमी ऐसे ही जंगल में खानाबदोश जिंदगी जीते थे, लेकिन धीरे धीरे जब अपने बच्चों को जन्म देने लगे, खूबसूरत बच्चों को, तो एक जगह गांव में छोटे छोटे जगह में रहने लगे। और चूंकि सभी जगह जंगल थे, धीरे धीरे वह छोटा सा गांव बन गया और उस गांव में ही बोलचाल की भाषा से शुरुआत हुई। इसीलिए म शब्द का सबसे पहले आया, और यही कारण है कि म से ही एम से मदर भी होता है, मागो भी होता है, मातृ भी होता है, माँ भी होता है, माता भी होती है। और सभी शब्दों का जो माँ से ही शुरुआत हुआ, और तभी यहां से दुनिया आगे बढ़ चली। और तब धीरे धीरे कुछ लेखा जोखा रखने के लिए कुछ बात चलने लगी कि हमने आपको 3 दिन में 3 पाव दूध दिया, तो कैसे लिखें। तो एक पड़ी रेखा और खड़ी रेखा की शुरुआत हो गई, और यही शुरुआत रेखा से ही मैथमेटिक्स को, इन्हीं रेखाओं ने मैथमेटिक्स को जन्म दिया। बच्चों, जब समाज में एक साथ लोग रहने लगे, तो खड़ी रेखा से, अर्थात 1 पाव दूध के लिए 1 रेखा, 2 पाव दूध के लिए 2 रेखा, 3 पाव के लिए 3 रेखा। यही कारण है कि हमारे देश में या जो रोमन अक्षर का तैयार हुआ, 1 2 3 4 5 10, इसी तरह से ये तैयार हुआ। तो चलिए, सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ी वो संख्या थी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात इसे n से सूचित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सबसे बड़ी संख्या प्राकृत संख्या की हमें कोई जानकारी नहीं है। अरब खरब 10 अरब 10 खरब भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी की हमें जानकारी है। इस प्रकार से हमें 1 2 लिखने के लिए, गिनती कोई संख्या व्यक्त करने के लिए, गिनती बताने के लिए 5 लड़के वहां गए हैं, तो समाज में उस समय प्राकृत संख्या की जानकारी हुई। और प्राकृत संख्या के बाद क्या, प्राकृत संख्या के बाद हम सुकून से रहने लगे। हमारे वैज्ञानिक, जो भारत, जो दुनिया के लोग जो आगे बढ़ा, भारत के लोग भी, भारत के मैथमेटिशियन भी जो आगे बढ़े, तो क्या सही रूप से आगे बढ़ पाए? नहीं। बहुत चिंता की बात तब हो जाएगी जब यहां कल्पना कीजिए, आप जानते हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, यही 4 अर्थमेटिकल ऑपरेशन हैं। तो इसमें से इसे कहते हैं कि योग के प्रति क्लोज्ड है, समृद्ध है। कैसे समृद्ध है? मान लीजिए 6 उठाइए, तो 6 कहां से उठाए? प्राकृत संख्या से। इसे आप लिख सकते हैं 3 + 3, अर्थात योग हुआ, और 3 + 3 से फिर क्या हुआ? 6 हुआ। तो फिर तो आप 6 पर ही चले गए, अर्थात ये एक सर्किल का निर्माण किया। इसीलिए इसको कहते हैं योग पर क्या है? क्लोज्ड है। योग पर क्लोज्ड है। जब योग की क्रिया हुई तो फिर प्राकृत संख्या ही मिला। जैसे 2 + 3 = 5, ये भी प्राकृत संख्या ही मिला। 4 + 8 = 12, ये भी प्राकृत संख्या मिला। अर्थात आप यहां देखें तो प्राकृत संख्या में योग के प्रति क्लोज मिला। अब मल्टीप्लाई में भी चलिए, तो प्लस यहां क्लियर हुआ। अब आइए माइनस का जरा सा देख लीजिए, 3 - 2 = 1, ये भी प्राकृत संख्या ही मिला, अर्थात 1 मिला। 6 - 2 अर्थात 4, ये भी प्राकृत संख्या ही मिला। लेकिन कभी कभी समस्या यहां भी हुई, अर्थात आपने 6 लिया तो लिख सकते हैं 8 - 2, तो ये फिर कितना दिया? फिर 6 दिया, तो इसका मतलब ये भी क्लोज्ड आपको मिला।
माइनस में, लेकिन मल्टीप्लाई में भी देख लीजिए 2 3 जार 6, तो 6 भी आपका प्राकृत संख्या ही है, अर्थात 6 इक्वल्स 2, 6 कहां गया 2 3 जार, अर्थात ये फिर कहां गया 6 में, तो यहां भी क्लोज्ड, तो ज्यादातर हद तक ये भी क्लोज्ड हुआ, मल्टीपुल भी क्लोज्ड हुआ और माइनस भी क्लोज्ड हुआ। लेकिन बच्चों आप यहां देखिए कुछ समस्याएं तब पैदा हुई जब 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 10 माइनस 10, तब समस्या पैदा हो गई और तब दुनिया में हाहाकार मच गया, त्राहिमाम हो गया, सारे साइंटिस्ट खोजने लगे कि आखिर इतना बराबर क्या लिखें। मान लीजिए किसी झोला में 2 गेंद है और दोनों गेंद निकाल लिए तो एक भी गेंद नहीं बचा, तो क्या लिखा जाए, समस्या पैदा हो गई। 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 10 माइनस 10, क्या लिखा जाए, समस्या पैदा हो गई, दुनिया में त्राहिमाम हुआ। तब हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट साहब आए, आर्यभट्ट साहब आकर के और उन्होंने जीरो का आविष्कार किया, जीरो के बारे में बताया लोगों को। जीरो एक ऐसी अंक या संख्या है जो किसी संख्या पर लगने पे 10 गुना हो जाता है। जीरो एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या के माथे पे लगने पे, पावर के रूप में लगने से 1 हो जाता है उसका वैल्यू। जीरो एक ऐसी संख्या है जहां कुछ नहीं हो उसे रिक्त स्थान को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात जीरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संख्या या अंक बन करके पूरी दुनिया को भारत ने दिया और तब दुनिया में सुकून हुआ, तब दुनिया के लोग सुकून महसूस किए और तब से दशमिक पद्धति का निर्माण हुआ। दशमिक पद्धति अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 पद्धति, अर्थात दसवीं पद्धति मतलब 10 अंक, 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स बना, DIGITS डिजिट्स, और तब यहीं से प्राकृत संख्या के बाद चल करके पूर्ण संख्या का आविष्कार हुआ। पूर्ण संख्या अर्थात प्राकृत संख्या में शून्य मिलाने पर पूर्ण संख्या बनता है। इसे W से सूचित करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ... इनफिनाइट, अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या यही शून्य है। यह भी योग अर्थात 2 + 3 5, ये भी पूर्ण संख्या हमको मिला। 3 + 4 7, तो यहां भी 7 भी आपको पूर्ण संख्या था, तो ये भी क्लोज्ड है, समृत है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई 2 - 2 बराबर 0, 5 - 5 बराबर 0, 3 - 2 बराबर 1, सब मिल रहा था। ये 0 भी मिल रहा था, ये भी 0 मिल रहा था, ये 1 भी मिल रहा था, सब मिल रहा था। 10 - 2 बराबर 8, तो मान लीजिए 8 भी आगे रहेगा, 8 भी मिल रहा था। लेकिन समस्या तब पैदा हुई 2 - 5 क्या लिखा जाए, 7 - 11 क्या लिखा जाए, 5 - 11 क्या लिखा जाए। समस्या पैदा हो गई और दुनिया में फिर एक बार कोहराम मच गया कि आखिर ये क्या होती है। आखिर इसके बाद आर्यभट्ट साहब ने तो जान बचाया, लेकिन अब क्या होगा। तो आगे फिर इसी के कसमकस ने, इसी की यही समस्या ने पूर्णांक का निर्माण किया, अर्थात होल नंबर पूर्ण संख्या में संतुष्टि नहीं मिली, लोग वैज्ञानिक त्राहिमाम होने लगे,
तब फिर आगे सोचने पर विवश हुए और एक निगेटिव संख्या का निर्माण हुआ जिसे पूर्णांक कहते हैं, अर्थात इंटीजर्स। पूर्णांक ये क्या है कि निगेटिव संख्या, नकारात्मक संख्याओं की कल्पना जो पूर्ण संख्या में सम्मिलित हो उसे ही पूर्णांक कहते हैं। जैसे इसे संख्या रेखा पर आप सबको सूचित कर सकते हैं 0, तो उस समय पूर्ण संख्या में ये जानकारी हमें नहीं थी, हम सिर्फ इधर जाते थे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लेकिन यहां 0 और इधर धनात्मक संख्या और इधर ऋणात्मक संख्या, अर्थात 1 2 3 4 5 डॉट डॉट चला, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट चला। इसे Z से स्वीट किया गया, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। इधर भी इनफिनाइट अनंत बढ़ेगा, इधर भी अनंत गया। बच्चों जेड, JAHLEN, जेहलीन, गिनना जर्मन शब्द है, यहीं से जेड को लिया गया, अर्थात गिनने की क्रिया जननी द्वारा इसको दी, इसलिए जेहलीन शब्द को लेकर के जिसका अर्थ होता है गिनना, उसी का फर्स्ट लेटर जेड लिया और तब पूर्णांक का आविष्कार हुआ। जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये 4 में से 3 का सॉल्यूशन यहां था, डिवीजन का सॉल्यूशन सब जगह फंसते आ रहा था, अर्थात इंटीजर्स में भी दुनिया का कल्याण नहीं हुआ। इसके बाद भी पहले प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, यहां तक भी दुनिया को कल्याण नहीं हुआ। इसके बाद भी नंबरों का खोजने का सिलसिला चला। प्लस के लिए 2 + 3 = 5 मिल तो गया, 2 - 2 = 0 मिल गया, 3 - 5 = -2 ये भी मिल गया, लेकिन मल्टीप्लाई भी मिला, 2 × 3 = 6 ये भी मिला, लेकिन बच्चों 4/2 = 2 ये भी मिल गया, लेकिन क्या ऐसा मिला कि 5/2 बराबर क्या लिखा जाए, 7/3 बराबर क्या लिखा जाए, 9/4 बराबर क्या लिखा जाए, ये सब समस्या फिर डिवीजन में फंस गया। इसीलिए इसके बाद परिमेय संख्या का निर्माण हुआ। बच्चों 7/2, 3/7, 5/9 इस तरह की उलझन ने परिमेय संख्या को जन्म दिया और तब क्या हुआ, परिमेय संख्या का डेफिनेशन, द नंबर इन द फॉर्म p/q where q ≠ 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो जहां q बराबर नहीं है 0, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। सही बात है, उदाहरण इसका देखिए, ये परिमेय संख्या हुआ, ये परिमेय हुआ, ये परिमेय हुआ, यहां तक कि 4/1 भी परिमेय संख्या है, 3/1 भी परिमेय संख्या है, 6/1 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अंश बाय हर होती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होती है। अंश ये हर हुआ, ये अंश हुआ, अर्थात p/q 1/2, 3/7, 5/2, 9/3 ऐसा। लेकिन कभी भी आप 1/0, 7/0, 3/0, 5/0 नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे q ≠ अर्थात q कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको लिखते हैं q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, ये भी मीनिंगलेस है। 0/0 फॉर्म,
इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट, 0/0, और किसी कोई भी संख्या 1/0 या 10/0, इस तरह 0 घटाना, ये सब मीनिंगलेस है। इसको अच्छी तरह से जान लीजिए तब। लेकिन अब यहां है कि परिमेय संख्या में भी हमें शांति नहीं मिली, और तब पाइथागोरस थ्योरम आ गया। पाइथागोरस थ्योरम जो है सो एक 90 डिग्री अर्थात समकोण त्रिभुज में, इसके बारे में हमने त्रिकोणमिति में सभी वीडियो में चर्चा किया है, आप जाके देख लें। ये P होगा, ये निकालिएगा तो ये P, B और H, अर्थात P बराबर 2, इसके बराबर 3, तो H क्या होगा, तो H बराबर होता है √P² प्लस B² बराबर 2² प्लस 3², अर्थात 4 + 9 √13। तो समस्या पैदा हो गई, आखिर 13 को कहां रखा जाए, रूट में 13 है, इसे किस स्थान पे रखा जाए, क्या परिमेय संख्या में रहेगी, नहीं रहेगी। इसको संख्या रेखा पर व्यक्त करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए एक अगली संख्या जिसका नाम है परिमेय का उल्टा और परिमेय। बच्चों, जब रूट की समस्या आई कि √2, √3, √4 क्या होगा, तब समस्या आकर के अपरिमेय संख्या का निर्माण हुआ, इसकी चर्चा हुई। इसका डेफिनेशन है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सके, अर्थात इसके इंग्लिश में यू कैन डिफाइन द नंबर which cannot be written in the form of P/Q is called irrational number. It is very important to discuss here because irrational number is very important part of real number. Real number also classified into two parts, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसीलिए यहाँ पे इसकी बहस करनी बहुत जरूरी है। 425 के समय में डियोडोटस नाम के वैज्ञानिक मैथमेटिशियन ने √2, √7, √3, √5 जैसे को अपरिमेय संख्या जब साबित कर दिया, और परिमेय संख्या, तब इसकी चर्चा जोर पर होने लगी, और तब हुआ कि आखिर इसे P/Q के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता है। बच्चों ध्यान दीजिए, 4/7 अर्थात 4 पर कितना पावर है, 1 है, 7 पर कितना पावर है, 1 है, इसको लिख सकते हैं 2⁻²/7 अर्थात 2 पर 2 पावर है। कभी कभी 8/5 अगर रहे, 8/5 या 8/225, तो आप कह सकते हैं कि 2 पर 3 15 पर 2 पावर, अर्थात 2^15², ऐसा आप कहते हैं। अर्थात रेशनल नंबर जब भी है परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पर क्या हुआ, इस पर जो पावर है, घात है, वो 1, 2, 3 के रूप में है। लेकिन इसमें आइए, यहाँ वो परिमेय संख्या जरा सा देखिए, √2 अर्थात 2 पर 1/2 पावर, √7 अर्थात 7⁻1/2 रूट। अगर ऐसा रहे, कभी ऐसा भी आप देखेंगे, 9th क्लास में देखे होंगे। चलिए, ये 9 का के लिए भी वीडियो फायदेमंद होगा। तो 3⁻1/3 अर्थात यदि किसी भी संख्या पर पावर या घात 1/2, 1/2, 1/3 बटा के रूप में हो, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या में ये पावर हमेशा प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या के रूप में है, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या के रूप में है, बट्टा के रूप में है, इसीलिए ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है। बच्चों, अब रियल नंबर पे आइए। रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का ही सम्मिलित रूप है। परिमेय संख्या में बटे में P/Q के रूप में, जहां Q बराबर 0 नहीं है, 1/2, 3/5, 7/9, 8/15, जबकि इसमें √3, 3√2, √7, √11, यही इसी के सम्मिलित रूप को ही रियल नंबर कहते हैं। चलिए बच्चों, रियल नंबर आने के लिए हमें इस वीडियो को, पूरी वीडियो को बनाना पड़ा, और इतिहास को जानना पड़ा, अपने खगोल से लेकर के मैंने अतीत से वर्तमान तक आए, और तब आज हम रियल नंबर में पहुंचे। आज से 4 अरब वर्ष पहले से इस वीडियो में चर्चा की गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ
इसे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए रियल नंबर का 10वीं क्लास का जो एकदम कैलकुलेटिव जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वीडियो होगा वो अगले वीडियो के लिए आपके साथ हाजिर होते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।